नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं धीरेन्द्र सर अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने सेट आप लोगों को दिया था व्हाट्सएप के माध्यम से वो आप लोग निश्चित प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और बहुत सारे बच्चे जो मुझसे व्हाट्सएप से नहीं जुड़ पाए हैं दूर दराज से, वो सेट कैसे बनाएंगे, वो टास्क कैसे बनाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए भी इस प्रकार से एक बार मैं दे दूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और शायद आप टास्क बना पाए। तो अगर आप ये कर पाते हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर उसका प्रैक्टिस करोगे। उसमें आप फॉर्मूला वाइज भी दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने जैसा कि इज एम आर और हैज हैव का प्रयोग बताया था, ध्यान दीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेंगे, अगर दिखाई देता है तो आप इसमें देखोगे कि प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। इज एम आर का, वाज वेयर का आप स्क्रीनशॉट लेकर के और आप बनाइएगा। आपको भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, सारे बच्चे मुझसे जुड़े और आप प्रैक्टिस सेट जरूर बनाएं। आपको इसमें हैज है, हेड का मिल गया प्रैक्टिस सेट, और इधर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको शैल हैव और विल हैव का प्रैक्टिस सेट है। तो प्यारे बच्चे, मुझे सबकी चिंता है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में उतारिएगा और प्रैक्टिस सेट बनाइएगा। और मैंने जैसे ही पहले बताया था कि जो प्रॉब्लम होता है वो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। मैं वीडियो में आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। मेरी बड़ी दिली इच्छा है कि मैं सारे बच्चों को अंग्रेजी सिखाऊं। चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, देयर का प्रयोग। ध्यान रहे बच्चे, अभी हम लोग कैसे वाक्य सीख रहे हैं? बिना क्रिया वाले वाक्यों को। लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बताया था, बिना क्रिया वाले सारे वाक्यों में, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, बिना क्रिया वाले सारे वाक्यों में अंग्रेजी के दो इंपॉर्टेंट फैमिली जो मैंने बताया है, बस वही लगता है। अब अगर कहीं भी अगर आपने बिना क्रिया वाले वाक्य देखा और आपके दिमाग में यह बात है कि या तो इज एम आर ग्रुप लगेगा या हैज हैव ग्रुप लगेगा, तो आप क्या करोगे? जो मैंने डिफरेंस बताया था उसके आधार पर इज एम आर या हैज हैव सेट कर लेना। लेकिन बिना क्रिया वाले वाक्य की कड़ी में एक यहां फिर जुड़ेंगे, देयर का बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी में इसका बहुत यूज होता है। यह समझ गए तो समझिए बिना क्रिया वाले वाक्य लगभग सारे खत्म हो गया। उसके बाद अगले वीडियो से हम लोग वर्ब वाले वाक्य में चले। पहला लिखा मैंने, देयर का प्रयोग संख्या या मात्रा में करते हैं। संख्या और मात्रा क्या? तो नाउन के बारे में पहले बता चुका हूं कि दो नाउन होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यानी देयर का प्रयोग का पहला मापदंड है कि संख्या और मात्रा, संख्या मतलब जिसको आप गिन सकते हैं, मात्रा जिसको आप नहीं गिन सकते हैं, और संख्या और मात्रा ये दोनों रिलेट करता है नाउन से, यानी नाउन में देयर का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रयोग करेंगे कहां? बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से। जनरली देयर का मतलब तो होता है वहां, हियर मैंने यहां, देयर मीन्स वहां। लेकिन अभी जो हम देयर का प्रयोग सीख रहे हैं, ये इस देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। तो इसका प्रयोग क्यों? अब ध्यान दें, अभी बिना क्रिया वाले वाक्य को हम लोग सीख रहे हैं, और बिना क्रिया वाले वाक्यों में मैंने कहा था 3 पद का होना जरूरी है।
सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। बिना क्रिया वाले वाक्यों में 3 चीजों का होना बड़ा आवश्यक है। जैसे राम एक लड़का है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, राम इज अ बॉय। लेकिन अगर अब रहे केवल एक लड़का है, ध्यान देना बच्चों, अब एक लड़का है, इसमें केवल सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है, यानी 2 ही है। अब कैसे बनाओगे? अगर आप इसको बना देते हो, ये बॉय इज, ये तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, इनकंप्लीट सेंटेंस हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं। मान लिया जाए कोई ऐसा सामान है जिसको उठाने के लिए 3 आदमी चाहिए ही। बिना 3 आदमी का वो सामान उठेगा ही। मान ले कोई टेबल है, एकदम बिना 3 आदमी का उठेगा ही नहीं, और हम 2 ही आदमी, और हमको वो टेबल उठाना। बताइए कैसे होगा? आपके मन में बड़े सवाल आ रहे होंगे, जवाब आ रहे होंगे। सीधी सी बात है, अगर कोई काम 3 आदमी के बिना हो ही नहीं सकता और हम 2 ही आदमी हैं, तो निश्चित रूप से हम किसी एक की मदद लेंगे, बुला करके लाएंगे। भाई साहब प्लीज हेल्प मी, थोड़ी सी मेरी मदद करें। इधर क्लियर समझ रहे हो ना? तो अब इस वाक्य में 2 ही पद है, तीसरा है नहीं। ऐसे वाक्यों में ही हम देयर का प्रयोग करते हैं। यानी ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई भी बिना क्रिया वाले वाक्य, इसको आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, जिस वाक्य में सब्जेक्ट रहे और ऑब्जेक्ट नहीं रहे, वैसे परिस्थिति में वाक्य के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और अपने मन से ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग किया जाता है। यानी एक लड़का है, अब अगर हमारे पास एक बाहरी आ गया, मैंने किसी को बुला करके ले आया, अब हम हो गए 3, तो हो जाएगा देयर इज ए बॉय, एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। इजी है। जैसे अनकाउंटेबल नाउन, पानी है, देयर इज वाटर। थोड़ा चीनी था। अब ध्यान दें बच्चों, आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर वाले वाक्य, सॉरी देयर वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप क्या लगाओगे? इज या आ। क्लियर? तो अगर प्रेजेंट में इज और आर हो गया, तो पास्ट और फ्यूचर तो आप आराम से बना लोगे, आप तो जान चुके हो। देखो कैसे आप जोड़ रहे हैं। एक लड़का, देयर इज ए बॉय, एक लड़का था, देयर वाज ए बॉय, एक लड़का होगा, देयर विल बी ए बॉय। क्लियर? कहीं भी प्रेजेंट में अगर इज एम आर हो, पास्ट में वाज वेयर होगा और फ्यूचर में शैल बी और विल बी होगा। अब याद है, थोड़ा चीनी था, देयर वाज, थोड़ा का अंग्रेजी बताया था आप लोगों को, सम सुगर। अब ये प्रश्न उठता है कि सर जो सब्जेक्ट था उसको हम ऑब्जेक्ट क्यों बना दिए? जिसको बाहर से बुला करके लाए थे उसको ऑब्जेक्ट बना देते। तो प्यारे बच्चों, देयर को आपने बुला करके लाया है, यानी इस जगह देयर आपके लिए कौन सब्जेक्ट हुआ?
ये गेस्ट का काम कर रहा है, इसलिए याद रखना देयर को मेहमान कर्ता कहा जाता है। मेहमान कर्ता क्योंकि मेहमान है। मान लिया जाए आपके घर में एक कुर्सी है, कोई बाहर से आ गया तो क्या करोगे? आप बैठे रहोगे? नहीं, हमारा संस्कार क्या कहता है? आने वाले मेहमान को बैठाएंगे। तो इसलिए जो मेहमान आया उसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया और हम घर वाले जो थे वो ऑब्जेक्ट बन गए। समझ रहे मेरी बात? इसलिए देयर को कौन सब्जेक्ट कहा जाता है? गेस्ट सब्जेक्ट, मेहमान करता। लेकिन साथ ही साथ यह भी हम जानते हैं कि घर में मेहमान का स्वागत होता है, लेकिन अधिकार नहीं होता है। इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान से इस मेरी बात को सुनोगे। देयर वाले वाक्य में HV का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। ध्यान दीजिएगा, देयर का जन्म कहां से हुआ मैं आपको एकदम शुरू से बताया। यानी अभी मैंने बताया कि देयर मेहमान है। अभी पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि हर समय अंग्रेजी में HV का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। HV का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है, लेकिन पूरे अंग्रेजी लैंग्वेज में देयर एक ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है जिसका अपना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ध्यान दो बच्चों, आप सब लिख रहे हो ना? जिसका कोई अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं। अब यह जैसे याद है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मेहमान का स्वागत करिए, लेकिन अधिकार नहीं है। जैसे एक गाय है तो देयर इज अ काउ, लेकिन 10 गायें हैं, देयर आर 10 काउस। अब गौर करना बच्चों, एक देयर के साथ इज लगा, यहां आर लगा। इसका मतलब देयर का अपना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो देयर वाले वाक्य में जब भी आप सब्जेक्ट का प्रयोग करें तो हमेशा आपको ऑब्जेक्ट को देखना है। अगर ऑब्जेक्ट से एक का बोध हो तो इज लगाएंगे, एक साथ से अधिक का बोध हो आर लगाएंगे। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन रहे, जैसे बहुत पानी है, तो अनकाउंटेबल नाउन जो अगिननीय है, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, उसमें आप देयर के साथ कभी भी देयर नहीं लगाओगे, जिसको आप गिन ही नहीं सकते हो। तो देयर इज बहुत का अंग्रेजी बताया थे, आप याद रखोगे, ए लॉट ऑफ वाटर। मुझे लगता है प्यारे बच्चों आप लोग देयर को समझ पाए होंगे। तो देयर वाले वाक्य में हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। देयर समझ गए कि देयर कहां से आया, क्यों आया? क्योंकि जब किसी भी वाक्य में जब कोई कमी महसूस हो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, तो कमी को पूरा करने के लिए देयर आता है। अब ये तो हो गया केवल देयर का इंट्रोडक्शन, आप समझे क्यों आया, कहां से आया, लेकिन इसका प्रयोग जनरली इस कंस्ट्रक्शन को याद रखिए। इसको आप बच्चों लिखेंगे कॉपी में।
ध्यान दीजिएगा, जनरली देयर का प्रयोग कहां करेंगे? इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, यदि किसी बिना क्रिया वाले वाक्य के शुरू वाले शब्द या शब्दों के बाद में लगा रहे। ध्यान दीजिएगा, भारत में बहुत भ्रष्ट नेता है। मेरे गांव में कुछ नटखट बच्चे हैं। अभी मैंने क्या कहा? किसी भी बिना क्रिया वाले वाक्य के शुरू वाले शब्द या शब्दों के बाद में लगा है। ध्यान दें बच्चों, कहीं भी अगर में मिल जाए, मेरे गांव में, मेरे देश में, नदी में, पहाड़ में, गांव मैदान में, तालाब में, झारखंड में, देवघर में, मेरे क्लासरूम में, तुम्हारे स्कूल में, इस में के बाद निश्चित रूप से कोई संख्या या मात्रा का बोध होगा, मात्रा सूचक वाले शब्द का बोध होगा। जैसे भारत में बहुत भ्रष्ट नेता हैं। ध्यान रहे बच्चों, ऐसे वाक्य में सब जगह देर है। किसी भी बिना क्रिया वाले वाक्य के शुरू वाले शब्द या शब्दों के बाद में लगा रहे उन तमाम वाक्यों में देर लगाएंगे। कोई दिक्कत? अब भारत में बहुत भ्रष्ट नेता हैं, तो ध्यान रहे बच्चों, अगर ऐसा वाक्य रहे तो पहले हमको काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाला बनाना है, यानी में के बाद वाले को पहले बनाना है। सूत्र देखिए, देर। अब एक से अधिक भ्रष्ट है तो आर, बहुत का ये लॉट ऑफ, भ्रष्ट नेता का करप्ट लीडर्स भारत में, इन इंडिया। मेरे गांव में कुछ नटखट बच्चे हैं। ध्यान रहे बच्चों, ऐसे वाक्य में क्या बताएं कि में के बाद वाले को पहले आप बनाइए। देयर आर सम नॉटी चिल्ड्रेन मेरे गांव में, इसको आप बैठा दीजिए, मेरे गांव में, इन माई विलेज। मेरे गांव में कुछ नटखट बच्चे हैं, देयर आर सम नॉटी चिल्ड्रेन इन माई विलेज। तो बिल्कुल याद रखिएगा, जनरली देयर का प्रयोग आप कैसे पकड़ोगे? कोई भी बिना क्रिया वाले वाक्य। अब जैसे मैंने अभी यहां में लिखवाया, लेकिन अब आप देखोगे यहां के सामने में, इन फ्रंट ऑफ, के पीछे, बिहाइंड, के नीचे, अंडर, के बगल में, सारे वर्ड याद रखेंगे बच्चों। बिसाइड, के नजदीक, नियर। अभी मैंने बताया था किसी भी वाक्य के शुरू वाले शब्द या शब्दों के बाद में लगा रहे तो देर लगाए। अब आप समझेंगे, में तो ठीक है, में के अलावा अगर ये सारे शब्द भी लगा रहे, जैसे मेरे घर के सामने में एक मंदिर है, तो हम क्या बनाएंगे? एक मंदिर है पहले बनाएंगे, देयर इज ए टेम्पल। मेरे घर के सामने में, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के पीछे एक तालाब था, देयर वाज ए पॉन्ड बिहाइंड माई हाउस। टेबल के नीचे एक सांप है, तो एक सांप है, देयर इज ए स्नेक अंडर द टेबल। मेरे घर के बगल में एक मंदिर है, देयर इज ए टेम्पल बिसाइड माई हाउस। मेरे घर के नजदीक एक स्कूल है, देयर इज ए स्कूल नियर माई हाउस। इजी लग रहा है? यानी देयर का यूज जब आप लेख लिखोगे, बड़े बड़े वाक्य लिखोगे, बोलने में बहुत यूज होता है, तो देयर के बारे में बिल्कुल आप क्लियर हो लें कि वैसे सारे बिना क्रिया वाले वाक्य
जिस वाक्य के शुरू वाले शब्द या शब्दों के बाद कोई प्रीपोजिशन वाला वर्ड अगर रहे, आप डेफिनेटली वहां देयर का प्रयोग करेंगे। सर आप स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में नोट करोगे, मिटा रहा हूं थोड़ा सा और। अब एक मैंने अगर बता दिया कि देवघर में एक मंदिर है, देवघर में एक मंदिर है, तो आप बनाओगे। मैंने क्या बताया था कि मैं के बाद वाला हमेशा बनाना है, यानी मेरा ट्रांसलेशन पहले एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल इन देवघर। अब आप इसका कितना बनाओगे? 18। कैसे बनाओगे? जिसमें बनाते हम लोग हैं, देयर इज ए टेम्पल, देयर इज नॉट ए टेम्पल, इज देयर ए टेम्पल, इज देयर नॉट ए टेम्पल, वाई देयर ए टेम्पल, वाई देयर नॉट ए टेम्पल, देयर वॉज ए टेम्पल, फिर देयर विल बी ए टेम्पल। जैसे आप बनाते हो सिंपल, आप समझ गए होंगे। अगर आपने 1 का 18 वहां सीखा है तो यहां भी आप 1 का 18 बना लोगे, कहीं कोई दिक्कत? अब चलिए लास्ट एक क्वेश्चन, संख्या और मात्रा का क्वेश्चन क्या होना चाहिए? अगर किसी आदमी से कोई संख्या या मात्रा हमको जानना हो तो डेफिनेटली हमको एक ही प्रश्न का यूज करना होगा, कितना, कितने, कितनी, है ना? तुम्हारे पास कितनी किताब है, तुम्हारे पास कितना दूध है, कितना। तो कितना के बारे में तो लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूं कि हाउ मेनी या हाउ मच। अगर रहे कि भारत में कितने मकान हैं, यहां पे फिर यहां मैं के बाद वाला पहले बनाएंगे कितने मकान हैं। अब वहां का देयर का जो फॉर्मूला था, सॉरी हाउ मेनी हाउ मच का फॉर्मूला, और यहां के हाउ मेनी और हाउ मच के फॉर्मूले में अंतर है। अंतर यहां है, वहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता था हैज हैव और उसका सब्जेक्ट होता था, लेकिन यहां तो सबका सब्जेक्ट देयर है और हेल्पिंग वर्ब यहां इज और आर। जैसे भारत में कितने मकान हैं तो हम बनाएंगे कितने मकान हैं, तो आप समझ गए होंगे कितने का यहां हाउ मेनी बिल्डिंग्स। बच्चों ध्यान दोगे, कितने मकान का अंग्रेजी हो गया हाउ मेनी बिल्डिंग्स। अब याद रखिएगा, मेनी अगर कहीं भी रहे, क्वेश्चन में याद रखेंगे, मेनी अगर कहीं भी रहे तो उसमें आर ही लगाएंगे क्वेश्चन के बारे में, और मच कहीं भी रहे तो इज लगाएंगे, यानी हाउ मेनी बिल्डिंग्स आर, फिर सूत्र में क्या है आर के बाद, सॉरी यहां देयर, भारत में, इन इंडिया। यानी इसमें जो वाक्य के शुरू वाले जो शब्द होगा वो देयर में हमेशा लास्ट में लगेगा। तो भारत में कितने मकान हैं, हाउ मेनी बिल्डिंग्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने मकान थे, हाउ मेनी बिल्डिंग्स वेयर देयर इन इंडिया। भारत में कितने मकान होंगे, हाउ मेनी बिल्डिंग्स, पास्ट का हो गया वेयर देयर, और फ्यूचर में विल देयर बी इन इंडिया। एक और लास्ट, इस कप में कितना चाय है। आप समझ गए कितना के बाद चाय, और चाय कौन कौन टेबल है, आप समझ गए होंगे कि हाउ मच लगेगा, कितना चाय का, हाउ मच टी। मेरे बच्चों में पहले भी बताया हूं फिर बता रहा हूं, कितना, कितने, कितनी के साथ जो नाउन लगा रहे वो क्वेश्चन शब्द के साथ ही लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो हाउ मच टी, अब हेल्पिंग वर्ब पहले बता दिया कि मच कहीं नहीं रहेगा, इस लगाइएगा, इज देयर इस कप में, इन दिस कप। अब आप समझ गए होंगे देयर का प्रयोग। तो अब आपको 2 में टास्क दे देता हूं, आप 1 का 18 करके फिर से बना लीजिएगा। बेटा दो, इस शहर में बहुत स्कूल हैं।
झारखंड में बहुत कोयला है, तुम्हारे ग्लास में थोड़ा दूध है। 18 18 18। प्यारे बच्चों, अगर वाकई अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो और मुझसे जुड़े हो तो मेरे काम जो मैं देता हूं प्लीज ईमानदारी पूर्वक करें, आपको मजा आएगा और आप धीरे धीरे अंग्रेजी सीखने को अग्रसर बढ़ेंगे। और आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे बोला जाए उसको भी बताऊंगा। बिकॉज इफ यू नो हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश देन यू कैन स्पीक इजिली, है ना। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर एट योर होम। ये नहीं कि केवल 5 ट्रांसलेशन बना लिए तो नहीं होगा। नाउ ट्राई टू थिंक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस वेयर यू कैन यूज देयर। ऑटोमेटिकली आप बेटर फील करने लगोगे और आप इंजॉय करने लगोगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।